नमस्कार, हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का चाय नाश्ता निपटा कर थकी हारी सुनैना जी अभी बेड पर ही लेटी हुई थी कि सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 5 साल हो गए हैं आपको गए हुए, और जैसे कल ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कस कर पकड़ा था उन्होंने। शायद उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि हम दोनों का साथ छूटने वाला है, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की कड़क ढीली हो गई और उनकी सांसें रुक गई। हार्ट अटैक आया था और चले गए मुझे छोड़कर। सुधा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वो लगातार उनकी तस्वीर को निहारते हुए अतीत के गलियारों में भटकने लगी। तभी उनका इकलौता बेटा संजीव आया, और उनके आने की आवाज़ से सुधा जी वापस वर्तमान में पहुंच गई। तभी उनका बेटा संजीव गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ, आज बहुत थकावट हो गई है। दरअसल मेरा ऑफिस बहुत दूर है ना, इसलिए आने जाने में ही रोज़ 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ देर रुक कर संजीव बोला, माँ, वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुधा जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से बोली, तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर संजीव ने उत्सुकता के साथ कहा, तो माँ, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? सुधा जी ने पूछा तो संजीव चेहरे पर उदासी लिए कहने लगा, हाँ माँ, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? इतने में संजीव की पत्नी अनीता तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अरे तो क्या हुआ? माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो ज़रूरत में काम आने के लिए ही बनवाई जाती है, सुधा जी ने कहा। तो अपनी माँ की बात सुनकर संजीव और उनकी पत्नी अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद संजीव एक मिठाई का डब्बा घर लेकर आया और चेहरे पर खुशी लिए बोला, माँ, अनीता, ये लो, मुंह मीठा करो। जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा था, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर सुधा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर इस मकान का क्या करना है? तुम एक काम करो, वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेचने पर लगा दो। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर अनीता तपाक से बोली, बेचना क्यों है माँ? क्यों बेचना है माँ जी? आप तो रहेंगी ना यहाँ? यह सुनकर सुधा जी को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली? इतना कहकर सुधा जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। तभी संजीव बोला, हाँ माँ, अनीता ठीक कह रही है। दरअसल वहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने वो केवल 2 बेडरूम वाला घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहना, और आप वहाँ उन नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यहीं है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। संजीव की बात सुनकर अनीता और भी अधिक उत्साहित हो गई, लेकिन दूसरी ओर सुधा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उनके बाद वो कुछ कहने लायक ही नहीं रही। थोड़ी देर तक अपने बेटे को एकटक देखती रह गई।
फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। लेकिन रह रहकर उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहे थे। सुनैना जी के बेटे संजीव की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और अभी उनका संजीव सामान्य ढंग से ही चलने लगा था। लेकिन कहीं न कहीं सुधा जी को महसूस होने लगा था कि उनकी बहू अनीता अलग रहना चाहती थी। अनीता ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की थी, परंतु अनीता के हाव भाव और संजीव की बातों से सुनैना जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा अनीता को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उनकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी। उनके मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही संजीव और अनीता अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सुधा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर ये मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर सुधा जी का गुजारा आराम से चल जाता था। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वैसे तो सुधा जी काफ़ी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वो 15 साल से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा इतना स्वार्थी हो चुका था। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वो अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख आई तो उनकी किराएदार नेहा किराया देने के लिए आई। सुधा जी को आवाज़ लगाने लगी तो देखा दरवाज़ा खुला था। नेहा अंदर चली आई। अंदर आकर देखा तो सुधा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराई लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफ़ेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन कर रहने वाली सुधा जी को आज इस तरह बेहाल अवस्था में देखकर नेहा का दिल भर आया और बोली, आंटी, आखिर हो क्या गया है आपको? ये आपने कैसी हालत बना दी है अपनी? इस पर सुनैना जी बोली, बेटा, बिल्कुल अकेली हो गई हो ना, इसलिए बनने संवरने का दिल नहीं करता बेटा। अब तो ये हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने को दिल करता है। नेहा, अब तो मुझे लगता है कि जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी है। नेहा बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदादिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वो अपने लिए समय निकाल लेती थी। नेहा जल्दी से अपने घर गई और सुधा जी के लिए खाना बनाकर ले आई। थोड़ी देर हाल चाल बांटते हुए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर सुधा जी को देखकर नेहा कहने लगी, आंटी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। एक काम करना, आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज़ सुबह योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बैठाकर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा आंटी जी। नेहा ने इतने अपनेपन से यह बात कही तो सुधा जी उसे मना न कर सकी। उन्होंने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। अब तो हर रोज़ सुबह सुनैना जी नेहा के साथ योगा क्लास पर जाने लगी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से सुनैना जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। नेहा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उनके कहने पर सुधा जी ने कहा, बेटा, बहू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? इतना कहकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सुधा जी की बहू अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। संजीव सुनैना जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था।
अनीता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन सुनैना जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 3 महीने का हो गया तो संजीव ने कहा, माँ, अब मुन्ना 3 महीने का हो गया है, अब मैं और अनीता उसे संभाल लेंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वे उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगी थी। अपने घर वापस आकर भी रह रहकर अपने पोते की किलकारियाँ उनके कानों में गूंजने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा आकर उन्हें ले जाता था और वो भी खुशी खुशी चली जाती थी। इसी बहाने अपने पोते से भी मिल लेती थी। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का सामान उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीज़ें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे। अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो सारा काम खुशी खुशी कर लेती थी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता तब संजीव उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाता था। इस दिवाली पर भी संजीव हर बार की तरह अपनी माँ को अपने घर ले गया था। उनकी बहू अनीता ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े सुनैना जी की हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया था और वे कुछ समय के लिए लेट गई। अपनी सासू माँ को इस तरह बीमार पड़े देखा तो अनीता ने संजीव को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ आइए। सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गई है ना, अब वो अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती सुनैना जी के कानों में एकाएक आवाज़ पड़ी, माँ उठो, माँ जल्दी उठो, ये बुखार की गोली खा लो और चलो, आपको घर छोड़ देता हूँ। संजीव के यह शब्द कानों में पड़ते ही सुनैना जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कानों में गर्म शीशा घुल गया हो। उनका मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए जा रहा है, और वो भी तब जब मेरी ये हालत है। तब तक काम कर रही थी, तब तक माँ की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर के लिए बीमार क्या पड़ी, अपने ही बेटे और बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूँगी। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। भारी मन और आंखों में आंसू लिए जब सुनैना जी घर पहुंची तो नेहा बाहर निकल कर आई और सुनैना जी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। ये क्या आंटी जी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? और आपके बेटा बहू कहाँ हैं? सुनैना जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही कह पाई, अपने घर पर। ऐसा कहते हुए उनकी नज़रों में उदासी के भाव को नेहा ने भांप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उसके पास दिवाली की तैयारियां करने आ गई। उनका घर संवारा और उनकी बालकनी भी रोशनी कर दी। फिर कहने लगी, आइए आंटी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद नेहा थाली में खाना लेकर आई और ज़बरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनुहार देखकर सुधा जी की आंखें आंसुओं से भर आई। यही प्यार और अपनापन तो वो अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें सुनैना जी के मन में काफ़ी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए लेकिन ना तो संजीव ने फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस की और ना ही बहू ने हालचाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को सुधा जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई तो संजीव ने कहा, माँ, आज मैं बिजी हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को सुनैना जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई
और जल्दी उठकर बड़े जोश के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 घंटों में ही सब पकवान बनाकर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम हो गई, सुधा जी उनके इंतजार में बैठी रही लेकिन वो नहीं आए। सुनैना जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फ़ोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फ़ोन किया हो और वो ना उठा पाई हो। देखा तो एक भी फ़ोन नहीं आया था। इतना भी समय नहीं मिला है उनके पास कि अपनी माँ को याद ही कर ले। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई। इतना सोचते ही उनका मन घबराने लगा। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान, भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया, कहते हुए सोफे पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से वे उखड़ी उखड़ी से रहने लगी थी। नेहा उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए नेहा ने सुधा जी से कहा, आंटी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके? नेहा की बात सुनकर सुनैना जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा नेहा? आंटी जी, आप हम लोगों के साथ किट्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किट्टी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप करते हैं, मारते हैं। आज शाम के लिए भी किट्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब कुछ ऐसा करूँगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए सुनैना जी ने नेहा की बात को टाल दिया। फिर नेहा बोली, आंटी, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। आपका तो दिल कहता है वही कीजिए। आप वो कीजिए ना जो आपका दिल कहता है। जब सुनैना जी घर लौटी तो सोचने लगी कि नेहा ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, ये कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी, मैं तो ऐसी कभी न थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चली गई। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए घर लौटी और नेहा को फ़ोन करके किट्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई। किट्टी पार्टी पर ले जाने के लिए नेहा जब सुनैना जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सुनैना जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली सुधा जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज। सुनैना जी उन्हें देखते ही नेहा बोली, वाह आंटी जी, आप तो कमाल लग रही हो। यह हुई ना बात। नेहा के साथ सुनैना जी ने भी किट्टी ज्वाइन कर ली। यूँ तो सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ सुनैना जी की पहली भी बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकाल कर सबके साथ मिलना जुलना सुनैना जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में सुनैना जी किट्टी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वे अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वे खुश रहने लगी थी। उन्होंने ज़िंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नज़दीक आ रहा था। उधर संजीव और अनीता आपस में बातें कर रहे थे। अनीता अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो, आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली, लेकिन आपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनवाइट दे दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझसे इन सब लोगों
सबका खाना नहीं बन पाएगा। अरे अनीता, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे, और माँ के बनाए खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाते। आज जब सुनैना जी किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो संजीव का फ़ोन आया। माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाएं। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाएंगे, आप तैयार रहना। दिवाली के बाद संजीव ने आज फ़ोन लगाया था अपनी माँ को। सुनैना जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू अनीता की आवाज़ आई। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक है माँ। आप आ रही हैं ना माँ? नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। तुम अपना न्यू ईयर प्रोग्राम खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अपनी माँ से स्पष्ट सा जवाब पाकर अनीता और संजीव हैरान रह गए। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुलने शब्द सुनकर सुनैना जी पहले ही समझ गई थी कि उसके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे मेरे बच्चे इतने निमोही हो गए। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है। तो सोचते सोचते सुनैना जी ने एक निर्णय ले लिया। बस अब और नहीं, अब अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी मैं। पिछली बार उनके घर का काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर ही की पटक गया। और तो और दोनों से एक फ़ोन तक ना किया गया मेरा हाल चाल जानने के लिए। बस मुझे अपने घर में पटक कर चला गया। फिर कुछ देर में सब कुछ भुलाकर सुनैना जी अपनी किट्टी में चली गई। अगली किट्टी न्यू ईयर पर मनाने का तय किया गया। लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी, और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक थे। फिर नेहा ने पूछा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर पर पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? नेहा की बात सुनकर सुनैना जी एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली पड़ा है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। सुनैना जी की बातें सुनकर सब चौंक गई। क्या, आपके घर पर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुनैना जी दिल खोलकर हंसी। तो नेहा कहने लगी, वाह आंटी जी, क्या आइडिया दिया है आपने। तो इसका मतलब है आप इस बार नहीं जा रहे हैं अपने बेटे के घर? सुनैना जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत मैं इस बार अपने घर से करूँगी, वो भी एक बढ़िया से सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तुम सब लोग सपरिवार मेरे घर आना। गेम्स, डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ होंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। सुनैना जी की बातें सुनकर नेहा ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी जी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किट्टी की दूसरी मेंबर सुनीता जी कहने लगी, आंटी आप किसी चीज़ का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर सुनैना जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी करनी हो मेरे घर रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किट्टी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गई
और फिर उसे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर संजीव और अनीता माँ के मना कर देने पर परेशान हो गए। खाना बनाने के लिए कुक को बुलाया गया। बुलाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल ना मिल पा रहा था। वो दोनों अगले दिन सुबह सुबह सुनैना जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुनैना जी और नेहा एक साथ घर पहुंच गई। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर अनीता को उन्हें देखती ही रह गई। तो संजीव ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज़ सुबह ही योगा क्लास जाती हूँ। अपने आप को थोड़ा फिट भी रख लेती हूँ और फिर दिल भी बहल जाता है। कहते हुए सुनैना जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले आई। घर में घुसते ही संजीव कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। नहीं बेटा, मैंने अब तुम्हें बताया तो था कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बुक हो चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में? अकेली तो हैं आप। संजीव झुंझलाते हुए बोला। कहने लगा तो सुनैना जी बोली, नहीं बेटा अब मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किट्टी की फ्रेंड के साथ मेरी न्यू ईयर पार्टी है तो मैं उसी में बिजी रहूँगी। किट्टी का नाम सुनते ही अनीता का मुंह खुला का खुला रह गया और संजीव गुस्से में बोला, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इस उम्र में किट्टी पार्टी कर रही हैं आप? वो भी पिताजी के जाने के बाद। कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे बेटा उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में भी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गवा सकती। और फिर ये तुमसे किसने कह दिया कि इस उम्र में मैं पार्टी पर नहीं जा सकती? मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? इतना सुनते ही संजीव और अनीता के पसीने छूट गए। फिर संजीव ने अपना सुर ही बदल दिया, लेकिन माँ न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए ना। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से कर दिया था बेटा। अब तो मुझे इस बात की भी आदत हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तुम? तो नेहा है ना मेरे पास, अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले सुनैना जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर संजीव और अनीता हक्के बक्के रह गए। माँ ये सब क्या है? बेटा तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वो पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। संजीव गुस्से से बोला। बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी ज़िंदगी पर और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए सुनैना जी पार्टी के डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गई। अपनी माँ से दो टूक जवाब सुनकर अनीता और संजीव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। तो दोस्तों यह थी आज की शिक्षाप्रद कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।